दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में अकाउंटिंग क्वेश्चन को पार्ट 3 करने वाली है। अगर आपने दो पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरी पहले रिक्वेस्ट है कि आप वो 2 पार्ट जाके देखिए। पहले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ताकि आप ये वाला पार्ट अच्छे से समझ सको कि आज हम बात करने वाले हैं। पहले पार्ट में मैं डिस्कस करा मीनिंग, अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या होती है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। दूसरे पार्ट में हमने उसके आगे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 3 किया था हमने, है ना, कि जिसमें अगर 3 इफेक्ट आ गए ट्रांजेक्शन के तो क्या करेंगे। तो वो सब चीज़ें समझी थी। आज कुछ आगे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जो कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन का। क्वेश्चन में कई बार आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है पहले समझ लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को डाउन करना। फिक्स्ड एसेट की जब वैल्यू कम हो जाती है टाइम टू टाइम ड्यू टू उसका ख़राब होने की वजह से, पुरानी होने की वजह से, तो उसकी वैल्यू जब डाउन हो जाती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इसको लेकिन वैल्यू किसकी डाउन होती है वो ध्यान समझना है आपने, टेंजिबल फिक्स एसेट की। ये ध्यान से लिखना है, टेंजिबल। देखिए फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं, ऐसे एसेट जो कि लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं, यानी कि जब मैंने कोई एसेट खरीदा तो उसको लंबे समय के लिए यूज़ करूँगा, जो मुझे लंबे समय के लिए फ़ायदा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लैंड बिल्डिंग खरीदी तो 1 साल के लिए नहीं खरीदी मैंने, उसको लंबे समय के लिए खरीदी है, 2 साल 5 साल तक चला हुआ। ऐसा थोड़ी लैंड बिल्डिंग आज खरीदी है तो कल बेच दूंगा। फर्नीचर खरीदा तो लंबे समय के लिए खरीदा है। तो ये सब फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। फिक्स्ड एसेट लेकिन 2 तरीके के होते हैं। फिक्स्ड एसेट हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक होता है टेंजिबल और एक होता है हमारा इनटेंजिबल। टेंजिबल फिक्स एसेट ऐसे होते हैं जिसको मैं छू सकता हूँ, और इनटेंजिबल जिसको मैं छू नहीं सकता, तो ये इनटेंजिबल होते हैं। टेंजिबल तो समझ में आ रहा है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग छू सकता हूँ, फर्नीचर छू सकता हूँ, प्लांट एंड मशीनरी छू सकता हूँ, कंप्यूटर खरीदा, मोटरसाइकिल खरीदी, ये सब क्या है टेंजिबल। इनटेंजिबल क्या होता है, जिसको मैं छू नहीं सकता। एग्जाम्पल क्या बनेगा, जैसे कॉपीराइट। कॉपीराइट अगर आपने किसी को अपना दिया या आपने खरीदा, कॉपीराइट खरीदने का मतलब क्या हो गया कि मेरा नाम कोई यूज़ नहीं कर सकता, तो ये आपका फिक्स एसेट बन गया टेंजिबल वाला। आपने पेटेंट्स करवाया, अपना कोई प्रोडक्ट है उसका पेटेंट करवा लिया ताकि मेरा कोई प्रोडक्ट कॉपी ना कर दे, ये भी आपका हो गया। ये सब इंटेंजिबल हो जाएंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर हो गया, मोटरसाइकिल होगी, ये आपके टेंजिबल होते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि ट्रीटमेंट क्या करते हैं इसका फील्ड में। जैसे कि आपको डेप्रिसिएशन मोटरसाइकिल का लगा 5,000 रुपये, यानी कि मोटरसाइकिल 5,000 से वैल्यू उसकी कम होगी, तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में इफेक्ट क्या पड़ेगा समझते हैं। भाई अगर मोटरसाइकिल की वैल्यू 5,000 से कम हो गई है तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या फ़र्क पड़ेगा। मुझे एक चीज़ बताओ, मोटरसाइकिल क्या होती है, एसेट। तो एसेट मोटरसाइकिल होती है ना। मोटरसाइकिल की वैल्यू 5,000 से अगर कम होगी है तो मोटरसाइकिल में से 5,000 रुपये कम कर दूँ, क्योंकि मोटरसाइकिल जितनी की थी उसमें से 5,000 रुपये कम हो जाएंगे, उसकी वैल्यू कम होगी है, तो 5,000 रुपये की मोटरसाइकिल की वैल्यू कम कर देंगे एसेट में से। यानी कि डेप्रिसिएशन जिस फिक्स एसेट पर लगा है उसकी वैल्यू डाउन कर देनी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैंने उसको क्या बताया था आपको उस पिछली वीडियो में भी, पार्ट 2 में, कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उससे कैपिटल हमारी डाउन होती है। जब भी खर्चा होगा, जब भी कोई नुकसान होगा, वो नुकसान कौन बियर करेगा, ओनर बियर करेगा, तो ओनर की कैपिटल में से काट लेंगे। और जब भी कोई इनकम होगी, जब भी कोई गेन होगा, तो उससे कैपिटल बढ़ जाती है। यानी कि जब बिजनेस को कोई फ़ायदा होगा, वो एक्चुअल बिजनेस तो कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, तो बिजनेस सारा फ़ायदा किसको दे देता है, ओनर को, तो उसकी कैपिटल बढ़ा देता है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर बिजनेस में कोई एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है तो ये खर्चा है, नुकसान है, नुकसान है ना बिजनेस के लिए, तो एक एक्सपेंस हो गया एक तरह का, और ये कौन बियर करेगा, ओनर। जो भी नुकसान होता है वो ओनर बियर करता है। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, 5,000 रुपये अगर यहाँ से कम हो तो 5,000 की कैपिटल भी कम हो जाएगी। दूसरा इफेक्ट इसका ये होगा। तो जो भी खर्चा, जो भी नुकसान होता है उससे कैपिटल कम होती है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अगला कॉन्सेप्ट की डिस्कस करते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है देखते जरा, करते हैं, जो कि हमारा है, कई बार क्वेश्चन में आएगा कि जब किसी को कोई पेमेंट देनी है या पेमेंट हमें मिल रही है और साथ में ये वर्ड लिखा होगा कि हमने फुल सेटलमेंट में पैसा दे दिया,
या पूरा फुल सेटलमेंट में पैसा मिल रहा है, या फिर आपके सामने ये वर्ड लिखा होगा ओन अकाउंट, पूरे अकाउंट में से अकाउंट को मेरा क्लियर कर दो, या फिर इन सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। जब भी सेटलमेंट वर्ड होता है इसका मतलब होता क्या है भाई, आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा। तब देखो एग्जाम्पल क्या है, सपोज करते हैं कि हमने गुड्स परचेज करे रमेश से 5000 के। अब देखो नाम लिखा हुआ है खाली, कैश नहीं लिखा हुआ, तो क्या मान के चलेंगे, जब भी मैंने क्या बताया था, जब भी किसी का खाली नाम लिखा हो जाए तो हम मान के चलते हैं कि वो उधार में खरीदा है, उधार में खरीदा है ना। तो रमेश से मैंने उधार में 5000 का सामान खरीदा। जब भी खाली नाम आ जाए सामान आपने उधार में खरीदा हुआ। आगे क्या लिखा हुआ है, अब आपने उसको पेमेंट करी है फुल सेटलमेंट में। मैंने 5000 रुपये का सामान उधार में खरीदा, अब मेरे लिए वो क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। तो क्रेडिटर को मैंने पेमेंट करनी होती है, तो मैंने उसको 5000 रुपये देने थे। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि जब मैंने उसको पेमेंट करी तो फुल सेटलमेंट में करी 4000 रुपये की। पेमेंट कितनी करनी थी, 5000 रुपये की, करी है 4000 रुपये। इसका मतलब 5000 की पेमेंट करनी थी, करी 4000 रुपये है, तो वो 1000 की पेमेंट कहाँ गई। आप सोचोगे कि हाँ अभी भी 1000 की पेमेंट इसका मतलब देनी है। देखो 1000 की पेमेंट देनी है, ये तब होगा जब ये वर्ड ना लिखा हो फुल सेटलमेंट। अगर ये वर्ड लिख दिया उसने फुल सेटलमेंट, इसका मतलब है कि मेरा अकाउंट को पूरा का पूरा ख़त्म कर दो, अब मैं आपको कोई और पेमेंट नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो जब भी मैंने कहा कि मैंने उसको कहा कि भाई मैं आपको रमेश को पेमेंट, मैं आपको कहा भाई मैंने को पेमेंट दे रहा हूँ फुल सेटलमेंट में, फुल सेटलमेंट मेरा क्लियर कर दो, मतलब कि अब मैं रमेश आपको मैं पेमेंट नहीं देने वाला, इससे ऊपर मेरा अकाउंट पूरा क्लियर कर दो, ठीक है। मैं आपका अकाउंट क्लियर कर रहा हूँ, आप मेरा अकाउंट क्लियर कर दो, तो मेरा अकाउंट बंद कर दो। फुल सेटलमेंट का मतलब बंद कर दो मेरा अकाउंट। मेरा अकाउंट कितने का था, 5000 रुपये का था। रमेश को 5000 रुपये की पेमेंट करनी थी, तो हमने कहा कि अब 5000 रुपये की पेमेंट का वाला मेरा सिस्टम ख़त्म कर दो, अकाउंट ही आपका बंद कर रहा हूँ, और जो 1000 रुपये है ये आपका नुकसान है। किसका, रमेश का। ये रमेश का नुकसान है 1000 रुपये का, उसको बियर करना पड़ेगा। लेकिन आप सोचोगे कि यार रमेश नुकसान क्यों बियर कर रहा है, रमेश अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है, वो क्यों कह देगा कि भाई चलो भी मेरा अकाउंट बंद कर दो, या मैं क्यों कहूँगा, वही अपना अकाउंट बंद करने का कौन कहता है। तो सवाल ये होता है कि वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं। बेसिकली ये होता है कि जब कोई हम सामान उधार में खरीदते हैं, अब पेमेंट करनी होगी, उसने कह दिया होगा मान लो 1 महीने के बाद करनी है, 2 महीने के बाद, मैं मान लेता हूँ उसने कहा देता कि मुझे 1 महीने के बाद पेमेंट करना, लेकिन मैंने कहा कि मैं उसको आज ही पेमेंट कर रहा हूँ आपको, नेक्स्ट डे ही, चलो मान लो मैंने कहा कि मैं आपको कल ही पेमेंट दे रहा हूँ, तो उसका तो फ़ायदा हो गया ना रमेश का। जो पेमेंट उसको 1 महीने के बाद मिलने वाली थी वो पेमेंट मैं आज ही दे रहा हूँ, तो रमेश का फ़ायदा है, रमेश का फ़ायदा है। तो रमेश जो बेसिकली उसको 1 महीने की जो पेमेंट उसको मिलने 1 महीने के बाद मिलने वाली थी उसको आज ही मिल रही है, तो भैया मैं तो उसको डिस्काउंट मानूंगा ना। जब मैं उसको रमेश को पेमेंट दे रहा हूँ, मैं कहूँगा देखो भैया 1 महीने का आपको फ़ायदा हो गया, 1 महीने के बाद जो पेमेंट मिलने वाली तो आज ही दे रहा हूँ, तो मुझे कुछ डिस्काउंट तो दो, है ना, डिस्काउंट दो, आपका तो फ़ायदा ही है इसमें। आपका तो 1000 रुपये, आपका तो बेसिकली आपको फ़ायदा ही हो गया। 5000 रुपये आपके अटके गए जो 1 महीने के लिए, वो अटके ही नहीं, मैंने आपको आज ही दे दिए, तो आपको तो फ़ायदा है। तो उन्होंने कहा ठीक है आपका फ़ायदा है, तो भाई मैं आपको 1000 रुपये का डिस्काउंट दे देता हूँ। तो ये 1000 रुपये का डिस्काउंट हो गया, रमेश ने जो मुझे दिया है, यानी कि मुझे डिस्काउंट मिला है, तो मैं कहूँगा मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ, ये डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो बेसिकली ये चीज़ होती है जब कोई फुल सेटलमेंट वर्ड आ गया, या ऑन अकाउंट आ गया, या इन सेटलमेंट आ गया, इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ मेरा अकाउंट को सेटलमेंट कर दो, जल्दी पेमेंट करी है मैंने, तो उस केस में मेरे को डिस्काउंट मिलेगा अगर पेमेंट दे रहा हूँ। वहीं केस उल्टा भी हो सकता है, अगर मैं कोई सेल कर रही है और मुझे कोई पेमेंट मिल रही है, तो रमेश, अगर मैं खुद रमेश हूँ तो मेरा नुकसान है, तो मैं कहूँगा कि मेरे को डिस्काउंट मैंने दिया है, डिस्काउंट अलाउड हो जाता है। लेकिन फिलहाल मैं भी एग्जांपल से क्या समझ रहे हैं, अभी मैं डिस्काउंट अलाउड की बात नहीं कर रहा हूँ, रिसीव की बात कर रहा हूँ। तो देखो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, आपने गुड्स खरीदे रमेश से, तो एसेट साइड में क्या आया होगा, स्टॉक आया होगा, गुड्स आए होंगे ना, स्टॉक आया होगा, 5000 रुपये का आपने स्टॉक बढ़ा दिया। जब भी एसेट आता है, स्टॉक आता है, गुड्स आता है, तो स्टॉक लिखते हैं। रमेश क्रेडिटर था, पैसा देके तो नहीं खरीदा, तो लाइबिलिटी साइड में हमने क्रेडिटर लिख दिया होगा 5000 रुपये का, ठीक है। अब आपने 4000 रुपये की पेमेंट कर दी, तो सर कैश आपका 4000 रुपये गया होगा, क्योंकि पेमेंट करी है, तो 4000 रुपये कम हो। लेकिन सर 4000 रुपये कम हो गए,
और आपने क्रेडिटर का अकाउंट 5,000 रुपये का था रमेश का, आपने पूरा बंद कर दिया, तो 5,000 रुपये का पूरा बंद हो गया। मैंने क्या बताया था, रमेश ने कहा कि मेरा अकाउंट पूरा बंद कर दो, अब मैं आपसे कोई पेमेंट नहीं लूँगा, आपको मैं 1,000 रुपये का मैंने डिस्काउंट दे दिया, जो बची कुची पेमेंट थी वो आपको डिस्काउंट दे दिया, आपका फ़ायदा हो गया, मेरा फ़ायदा हो गया, डिस्काउंट हो गया, मेरे को मिल गया। तो 5,000 रुपये का पूरा अकाउंट बंद कर देना है, भले मैंने पेमेंट 4,000 की करी है, यही मतलब होता है फुल सेटलमेंट का, अकाउंट पूरा बंद कर देना होता है। लेकिन सर अब 1,000 रुपये का फ़ायदा हो गया है, यानी कि 1,000 रुपये, अब मेरा 4,000 रुपये मैंने पेमेंट दिया, तो 1,000 मैंने नहीं दिए, वो कहाँ गए, वो मेरे को फ़ायदा हो गया, डिस्काउंट मिल गया। तो फ़ायदा कहाँ जाता है, मैंने अभी पीछे बताया आपको, खर्चा नुकसान कैपिटल से कम होता है, फ़ायदा कैपिटल बढ़ाता है। तो कैपिटल 1,000 से बढ़ जाएगी, क्योंकि डिस्काउंट आपको जो मिला है ये फ़ायदा है, इनकम है, और इनकम मैंने क्या बताया अभी पीछे, इनकम से कैपिटल बढ़ती है, एक्सपेंसेस से घटती है। तो यही 3 इफेक्ट हो गए इस ट्रांजेक्शन के फुल सेटलमेंट वाले। तो ये इफेक्ट होता है, जब भी फुल सेटलमेंट वर्ड आ गया पूरे अकाउंट को बंद कर देना है, और जो इनकम होगी वो यहाँ लिख देना है। अगर ये नुकसान होता मेरा, यानी कि सेल के केस में मैं डिस्काउंट दे रहा होता, मुझे मिल ना रहे बल्कि मैं दे रहा होता, तो कैपिटल 1,000 से कम करता, मैं उसका भी थोड़ा केस बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया ना, तो कुछ भी आ जाए आपके सामने इससे रिलेटेड आप कर सकते हो। तो मैं अगर एग्जांपल थोड़ा बदल दूँ, मैं मान लेता हूँ कि मैंने अब स्टॉक जो है मेरा बिका है, मान लेते हैं कि मेरा स्टॉक 5,000 से बिका, और मेरा डेटर आ गया, मैंने डेटर नुकसान मतलब मैंने उधार में सामान बेचा इस बार, तो जब उधार में सामान बेचते तो डेटर आता है। अब मान लेते हैं कि मैंने डेटर से मुझे पेमेंट मिली, तो कैश मेरा बढ़ेगा, बिल्कुल उल्टा ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो मान लो उसने कहा कि मैं आपको 4,000 रुपये कैश दे रहा हूँ, मान लो मैं रमेश हूँ, रमेश के हिसाब से सोचो, रमेश को 4,000 मिल रहे हैं, तो रमेश के लिए 1,000 का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगर रमेश को 4,000 की पेमेंट मिल रही है तो मैं तो उसका अकाउंट 5,000 से पूरा बंद कर दूंगा, लेकिन 4,000 रुपये मुझे मिले हैं तो मैं 4,000 रुपये यहाँ लिखूँगा। समझ रहे हो बात को, मतलब मैंने देखो यहाँ लिख दिया, वो तो 4,000 रुपये की पेमेंट मिली है तो 4,000 रुपये कैश बढ़ जाएगा, लेकिन 1,000 रुपये का मेरा नुकसान हो गया, मुझे 1,000 रुपये नहीं मिले क्योंकि मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो उस केस में माइनस कर देंगे। ये फ़ायदा होता है। तो नुकसान हो गया तो इसको डिस्काउंट दे रहे हैं तो माइनस कर दो, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो प्लस कर दो। वो अब एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से और समझते हैं, जरा कैसे करेंगे देखते हैं। चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर हम 6 करेंगे टी.एस. अग्रवाल का, जो कि आपके सामने यही है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहला देखो क्या लिखा हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सबसे पहले ट्रांजेक्शन यही होती है हमेशा, तो ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे, आपको पता है फॉर्मेट। तो सबसे पहले फॉर्मेट यहाँ बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, तो बिजनेस स्टार्ट करा है तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है। और आपको पता है कि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश से स्टार्ट करते हैं, तो एसेट आया बिजनेस में, कौन सा, कैश। तो कैश यहाँ लिखेंगे 70,000 से आया ना, 70,000 यहाँ लिख दिया। लेकिन जब पैसा डालते हैं बिजनेस में उसे बोलते हैं कैपिटल, तो बिजनेस पे एक कर्जा भी आ गया जो फ्यूचर में कैपिटल, तो कैपिटल में लिखेंगे, कैपिटल आ गई, कैपिटल में कैपिटल लिखेंगे 70,000 पे, ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो गुड्स खरीदा उधार में, तो यहाँ लिखेंगे परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो परचेज किया है गुड्स क्रेडिट में। अब स्टॉक आया मेरे पास, गुड्स आते हैं तो उसका क्या लिखते हैं, स्टॉक। तो स्टॉक लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे कि गुड्स आए खरीदे, कितने के खरीदे हैं सर, 18,000 की खरीदे हैं, तो 18,000 का आपका स्टॉक आ गया। अब जब सामान उधार में खरीदते हैं तो उसे बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो मैं यहाँ पर लायबिलिटी साइड में लिखूँ क्रेडिटर कि मेरा ऊपर उधार आ चुका है, और क्रेडिटर यहाँ पर लिखेंगे कि 18,000 के क्रेडिटर आ गए, ठीक है। बाकी जगह पे खाली कॉलम है ना, और खाली कॉलम में मैंने वो क्या होता था, 0 लिख देना है। कैश बढ़ा नहीं, यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन में 0 लिख दो, +0। ऊपर स्टॉक था नहीं, 0, क्रेडिटर ऊपर था नहीं, +0, यहाँ भी +0। अब हर ट्रांजेक्शन के बाद मैंने वो क्या बताया था कि एक लाइन खींचनी है, और हर ट्रांजेक्शन के बाद जो इक्वेशन बदल गई है वो दिखाना है कितनी बदल गई है। तो न्यू इक्वेशन लिखना है कि अब इक्वेशन कितनी हो चुकी है। पहले इक्वेशन 70,000 थी, लेकिन अब इक्वेशन बदल गई है। तो कैश हमारा था, कैश अभी भी 70,000 ही है। एक एसेट आ गया स्टॉक 18,000 का, क्रेडिटर आ गए हैं 18,000 के, और कैपिटल उतनी है। थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं,
पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, ये मैंने आपको अभी बताया कि क्या करते हैं इसका। तो ये ट्रीटमेंट आप मुझे बताओ ना क्या हो, ये आप ट्रीटमेंट मुझे आप बताओगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, जल्दी बताओ ट्रीटमेंट क्या होगा, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, कमेंट में बताओ फटाफट। मैंने आपको भी बताया था 17,500 रुपये पेमेंट करिए तो कैश कितना कम हो गया, 17,500 से कम हो गया। और लेकिन फुल सेटलमेंट वर्ड आ गया है तो इसका मतलब उसका अकाउंट मैंने पूरा बंद कर दिया होगा। 18,000 पेमेंट करनी थी, मैंने उसका अकाउंट पूरा 18,000 से बंद कर दिया, और उसने मुझे 18,000 माइनस 17,500, 500 मैंने पे नहीं करे, उसने इसका मतलब मुझे 500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया जो मैंने को बताया। और डिस्काउंट मुझे मिला मेरे इनकम है, और इनकम कहाँ डालता हूँ, कैपिटल में। तो 500 रुपये की इनकम कैपिटल में डाल देनी है, ये बस ये ध्यान रखना है, जो भी इनकम आई कैपिटल में डाल देनी है। तो अब यहाँ पर आप न्यू इक्वेशन लिखेंगे दोबारा से, तो यहाँ लिखो न्यू इक्वेशन कितनी हो चुकी है अब, तो न्यू इक्वेशन लिखेंगे तो कितनी हो गई है सर 70,000 में से 17,500 कम हो गए, तो सर अब कैश कितना हो गया सर, कैश 52,500 रुपये हो गया आपका। स्टॉक अभी भी उतना ही का उतना ही है। क्रेडिटर हमारे ज़ीरो हो गए क्योंकि मैंने कहा था मेरा अकाउंट ही बंद कर दो। और ये आपकी कैपिटल बढ़ गई है 500 रुपये से कैपिटल बढ़ गई है, तो 70,500 कैपिटल हो चुकी है। अब देखते हैं चौथी ट्रांजेक्शन, वो कह रहे हैं कि मशीनरी खरीदी है फॉर कैश, सो परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी खरीदी है ना, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन का नाम लिखते हैं। तो मशीनरी खरीदी है, कितने से खरीदी है 20,000 से खरीदी है, तो 20,000 रुपये का एक एसेट आ गया है, मशीनरी एसेट होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस मशीनरी, ठीक है, और यहाँ पर अब प्लस करके लिख दो 20,000 रुपये। ध्यान रखना बिल्कुल मशीनरी की लाइन में लिखना है। अब ऊपर सर मशीनरी वैल्यू थी नहीं कुछ भी, तो खाली कॉलम खाली नहीं छोड़ते, जीरो लिख देने हर जगह पे। तो यहाँ पर प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, यहाँ भी प्लस जीरो, स्टॉक हो यहाँ भी प्लस जीरो लिख दो, ठीक है, ऐसे लिखना। अब सर 20,000 की मशीनरी खरीदी है, कुछ कैश में खरीदी है, लिखा हुआ भी वैसे कैश में खरीदी है, नहीं भी लिखा होता तो भी मान के चलते कैश में खरीदी है। जब तक नाम नहीं लिखा हो किसी पर्सन का तो क्या मान के चलते कैश में खरीदी है। तो 20,000 रुपये कैश दिए, तो 20,000 रुपये का कैश कम हो गया। स्टॉक कुछ हुआ नहीं है, स्टॉक में जीरो लिख दो, प्लस जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, समझ आ गई बात, हर जगह पे जीरो जीरो लिख देना। अब यहाँ पर दोबारा से यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन कितनी हो गई है, तो सर अब कैश 20,000 से कम हो गया है, तो सर अब कितना हो गया सर 32,500 का हो जाएगा, 32,500 कैश हो जाएगा। स्टॉक अभी भी 18,000 ही है, बिल्कुल सही। मशीनरी सर आ गई है 20,000 रुपये की, मशीनरी 20,000 रुपये की आ गई है, तो 20,000 लिख दो सर। इजिकल टू यहाँ देखा जाए तो यहाँ जीरो ही है, यहाँ पर 70,500 रुपये। क्लियर। आखिरी ट्रांजेक्शन क्या लिखी हुई है देखते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000 रुपये। अभी मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन क्या होता है, मशीनरी की वैल्यू कम होगी, फिक्स एसेट की वैल्यू कम होना, तो डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लगाया गया। डेप्रिसिएशन का मतलब वैल्यू को डाउन होना, तो मशीनरी की वैल्यू डाउन होगी क्योंकि मशीनरी खराब हो रही होगी, पुरानी है। तो अब देखो मशीनरी की वैल्यू 2,000 से कम होगी, तो मशीनरी 2,000 से कम कर दो। तो यहाँ तो कैश कुछ हुआ नहीं, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। लेकिन सर अब दूसरा इफेक्ट क्या होगा इसका, हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट तो कम से कम लेने होते हैं। तो दूसरा इफेक्ट सर ये होगा, मैंने 2,000 रुपये का नुकसान हो गया। जब आप 2,000 से मशीनरी कम कर रहे हो, वो डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक नुकसान, और नुकसान कहाँ लिखते हो, कैपिटल से कम करता हो जो भी नुकसान होगा। तो जीरो यहाँ पर लिख दो, यहाँ 2,000 से कैपिटल को कम कर दो, ये करना होता है। नुकसान सारे के सारे कैपिटल से माइनस करने होते हैं, इनकम कैपिटल में ऐड करनी होती है। तो यहाँ पर न्यू इक्वेशन लिख दो सर। कैश हमारा 32,500 रुपये है, ठीक है। स्टॉक 18,000 रुपये है, मशीनरी 18,000 रुपये की होगी, लायबिलिटी जीरो है, और ये 68,500 का होगी। समझ आ रही है बात, बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद करें, वीडियो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें फिर, और मुझे बताना सब्सक्राइब करके, मुझे बताना कमेंट करके, शेयर भी कर सकते हो। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो, तो बाय बाय, थैंक यू सो मच।